अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे 5.3 एंड 5.4 एक्सरसाइज दैट इज़ अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एंड इनइक्वालिटीज़। और आज इस लेक्चर के साथ हम अपना जो 5वां चैप्टर होगा उसको सम अप करेंगे। पहले हमने जो 5.1 और 2 था उसमें हमने इक्वलिटी की बात की थी, यानी कि इक्वल के साइंस। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चार चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है। अब अगर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है? 5 इज ग्रेटर देन 4। अब ये एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है क्योंकि ये ट्रू है, ऐसा ही है। और कुछ जो एम्बिगुअस वैल्यूज़ होती हैं उनमें क्या है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हो 5x लेस देन इक्वल टू 5, हम इसको कह सकते हैं हमें पता नहीं है x की वैल्यू क्या है, तो उस सूरत में हम ये वाले साइंस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सो हमने कोशिश किया है कि जो MCQs और जो शार्ट सारे क्वेश्चंस हैं इनमें ज़्यादा ये जो पोर्शन है इसमें शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, लॉन्ग जो है वो इसमें से कम चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो MCQs हैं उसमें हर तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके MCQs के पोर्शन में आपकी जो डेफिनेशन और जो छोटे क्वेश्चन हैं, लीनियर क्वेश्चन हैं, वो आपके सॉल्व हो जाएं। और जो शार्ट क्वेश्चन है उसमें से जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इन दो एक्सरसाइज के होंगे उनको हम हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव टू द पेपर। पहला है हमारे पास MCQs का पोर्शन, द एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑफ नेगेटिव नंबर इज। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर मीन्स, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि हम मॉड की बात कर रहे हैं, एक्स मॉड। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर सपोज ये मॉड है ना और -13 लिखा हुआ है, इसका जो आंसर है आप इसको 13 कहेंगे, यानी कि नेगेटिव को मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं रहेगा, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव जो है वो नहीं होगी। सो इसी के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया है कि नेगेटिव नंबर होगा तो उसका भी जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पहले का आंसर क्या है कि मॉड के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो उसके आंसर को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। सो ये था हमारा पहला MCQs। अब हम आते हैं अपने जो दूसरे MCQs की तरफ। अगर आपको साथ क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है, तो आपने खुद से इसको सॉल्व करना है कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या है जी, इनइक्वालिटी का साइन है 2x - 3 इज ग्रेटर देन 5। हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ग्रेटर देन 5 + 3 हो जाएगा। सो 2x इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। अब ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 4s are 8, x इज ग्रेटर देन 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे आप याद कर लें, आल्दो आगे मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन नेगेटिव वैल्यू का डाला है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए और उससे हम डिवाइड करें तो क्या होता है, उससे जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो पहले ग्रेटर है तो वो फिर लेस हो जाता है, और अगर पहले लेस है तो वो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो ये था हमारा सेकंड MCQs। अब हम आते हैं अपने थर्ड वन पे। इसमें भी इसी तरह का ही काम है, इसमें आल्दो डायरेक्ट वैल्यूज है। x इज लेस देन इक्वल टू 7 - 2, सो x इज लेस देन इक्वल टू 5। द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये MCQs में जो छोटी वैल्यूज हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम जाते हैं अपने फोर्थ वाले MCQs की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या चीज जो है वो ट्रू है? x mod इज इक्वल टू -1 हैज अ सोल्यूशन, x mod इज इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन, x mod इज इक्वल टू -1 हैज नो सोल्यूशन, या x mod इज इक्वल टू 1 हैज नो सोल्यूशन। अब देखें, ये जो चीज़ है ना इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो नो इशू इन इट। मैंने ऊपर वाले MCQs में भी आपको एक बात याद कराई थी, इज x mod इज इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। इसका भी सोल्यूशन मुमकिन है, ±0, आल्दो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, लेकिन सोल्यूशन इसका पॉसिबल होगा। x mod इज इक्वल टू -1 हैज अ सोल्यूशन, ये -1 है, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स पहले वाला भी गलत हो गया। हमें क्या देखना है, देखें MCQs थोड़ा सा इन्वर्स करके दे दिए गए कि कौन सा इनमें से ठीक है। तो ये भी मुमकिन नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि x mod इज इक्वल टू -1 अगर वैल्यू माइनस की फॉर्म में होगी, हैज़ नो सोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये थे हमारे MCQs जिसमें हमने डिटेल के साथ मॉड और इनइक्वालिटी की जो वैल्यूज़ थी उनको हमने सॉल्व किए हैं। अब हम आते हैं मॉड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? कुछ में वैल्यूज़ इकट्ठी हो सकती हैं, कुछ में मॉड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो उन सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जी। तो पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि मॉड को अलग करना है। अलग से मुराद ये है कि उसके अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप किसी एक साइड से, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कोई कैंसिल हो रही हैं, वो आपने काम करना है, ठीक है। सो 3 इंटू जेड माइनस टू इज इक्वल टू -2 + 4. So 3 into z minus 2 is equal to 2 and z minus 2 is equal to 2/3. अब देखिए मॉड जो है वो अलग हो गया। अब जब आप मॉड को रिमूव करते हैं तो जो दूसरी साइड होती है उस पे प्लस माइनस आ जाता है। जब आप मॉड को रिमूव करेंगे तो जो दूसरी साइड राइट हैंड साइड होगी उसमें आप एक प्लस और एक माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से इसके दो सॉल्यूशंस निकलेंगे। कौन कौन से दो सॉल्यूशन निकलेंगे? एक में हम रहेंगे z माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3 और एक के लिए हम सॉल्व करेंगे कि z माइनस 2 इज इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से क्या होगा? z इज इक्वल टू 2/3 + 2, z इज इक्वल टू 3। सो 2 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम 3 2 ज़ा 6। सो द आंसर इज 8/3। अब आ जाएं इस वैल्यू पे। सो z इज इक्वल टू -2/3 + 2। सो z इज इक्वल टू -2 + 6। द आंसर इज 4/3। सो इसका जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है दैट इज 8/3 एंड 4/3। तो ये था हमारा डिटेल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन जिसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं जी? हमारे पास जो मॉड था उसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं थी। तो जब सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगी तो क्या करेंगे आप कि उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके फिर आपने सोल्यूशन बनाने हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ अबाउट जिसमें आपके पास मॉड में जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी नहीं है। तो इस सूरत में भी आपने कोशिश करनी है कि x + 1 मॉड डिवाइडिंग बाय 2, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपने मॉड को जो है वो एक साइड पे लेके आना है, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे सिंप्लीफाई करना है और फिर आपने मॉड को रिमूव करना है लाइक दैट। ये हमने क्या किया है जी? हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये जो 2 है दूसरी साइड पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप कि ये जो मॉड है ना इसको आप ऐसे समझ लें कि ये एक तरह की ब्रैकेट है। तो वो जो पूरी ब्रैकेट है वो मैंने एक साइड पे लगा दी है, यानी कि दो अलग अलग मॉड थे उनको मैंने एक ही मॉड के अंदर लगा दी। अब सिंप्लीफाई हो गया, मॉड एक साइड पे आ गए। अब आपने क्या करना है कि x + 1 डिवाइडिंग बाय 2x - 1 इज इक्वल टू +-2/3। हमने मॉड रिमूव कर दिया। जब हम रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा जी, ठीक है। अब इसके दो सोल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल हैं। x + 1 डिवाइडिंग बाय 2x - 1 इज इक्वल टू 2/3 and x + 1 dividing by 2x - 1 is equal to -2/3। सो यहाँ पे आपने क्या करना है जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आप इस स्टेप में क्या करेंगे? 3x + 3 इज इक्वल टू 4x - 2। सो अब यहाँ से क्या है, आप लीनियर जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक साइड पे x की वैल्यूज ले आएं, दूसरी साइड पे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को ले जाएं। सो यहाँ से -x इज इक्वल टू -5, माइनस और माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 5, एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस किसी भी साइड पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 के साथ माइनस को ले जाएं या 2 के साथ रहने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। सो 3x + 3 इज इक्वल टू -4x एंड +2।
-3x है, इसको आप दूसरी साइड पे ले आए तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव का बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 -3। द आंसर इज x इज इक्वल टू -1/7। तो ये हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं दो निकल आई हैं। हम लिखेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है दैट इज़ 5 एंड -1/7। ठीक है जी। आई होप आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ तक हमने जो 5.3 अपनी एक्सरसाइज थी उसको हमने सम अप किया है। इसमें मज़ीद आप एक क्वेश्चन याद रख लें कि अगर मॉड को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर नेगेटिव में आए, ठीक है, यानी कि x + 2 मॉड इज इक्वल टू -3 है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि हमने MCQs में इसको क्लियर कर लिया है कि अगर मॉड में नेगेटिव वैल्यू आएगी इक्वल के तो वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने दोबारा उसको रिपीट कर दिया, आपने कोई एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के उसको सॉल्व कर लेना है। तो अब हम आते हैं अपनी इनइक्वालिटीज़ की तरफ। तो इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास जो इसी तरह पहला पोर्शन है उसमें हमारे पास सादा क्वेश्चन है। सादा से मुराद ये है कि जिसमें एक टर्म्स हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिनमें सादा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें कोई जो है ना वो डिफरेंट नहीं है या दो टर्म्स नहीं है। तो आपने क्या करना है जी, इसमें आपने सादा सा मल्टीप्लाई कर देना है। 5x - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 6x + 12। ये जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, और जब -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर वाली जो वैल्यूज़ होंगी उनके साइन बदल जाएंगे। सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है आप इसको ऐसे समझ लें जैसे इस तरह की आपके पास इक्वेशन होती है, सिर्फ क्या है, लेस देन ग्रेटर देन के साइन आ गए। आपने सोल्यूशन उसी तरह ही बनाना है जिस तरह आप इक्वेशन के केस में बनाते हैं, यानी कि 5x + 6x ग्रेटर देन और -9x। ठीक है, तो ये इसी तरह ये जो x वाली सारी टर्म्स थी मैंने उनको एक साइड पे शिफ्ट कर दिए, और दूसरी साइड पे मेरे पास रहेंगे 12 + 10। अब यहाँ पे क्या होगा जी, 2x रह जाएगा, 5 और 6 11 -9 दैट इज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 22। So x is greater than 22/2 and that is 11. So x is greater than equal to 11. ठीक है। अब नीचे आपको सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नज़र भी आ रहा है और वो छोटा क्वेश्चन भी है, लेकिन वो मैंने इसलिए यहाँ पे उसको लिखा है 4 - 2x लेस देन इक्वल टू 9 को, कि ताकि आपको वो जो एक नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है वो किसी क्वेश्चन में यूज़ हो जाए और वहाँ से आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये इनइक्वालिटी चेंज का क्या मतलब होता है। 9 - 4, सो -2x लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर इधर साथ नेगेटिव हो तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ये पहले क्या था, पहले लेस देन इक्वल टू था, अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो जब नेगेटिव वाली टर्म से आप डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के जो साइन है, जो उसकी शेप है, वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने MCQs में भी इसको क्लियर कर दिया था, अभी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी एक इसका सॉल्व कर दिया है। अब आपको इस तरह का कोई MCQs ज़्यादा चांस होते हैं कि अगर कोई आ जाए नेगेटिव वैल्यू का, तो ये आपने जो मिस्टेक है ये रिपीट नहीं करनी। तो ये था हमारा इनइक्वालिटी का जो सेकंड केस था, जिसमें हमारे पास जो वैल्यू थी वो नेगेटिव की फॉर्म में थी। अब हम आते हैं अपने कंपाउंड इनइक्वालिटी की तरफ। ठीक है, कंपाउंड का क्या मतलब होगा, यानी कि हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो एक से ज़्यादा हैं। कैसे कंपाउंड, एक देखें, एक हमारे पास क्या हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। सोल्यूशन उनका मैं सादा कर दूंगा, आसान कर दूंगा, जिससे आपको समझ आए। आपने इस कंपाउंड से भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये इसका जो सोल्यूशन है वो किसी अलग तरीके से होगा सोल्यूशन उसी तरह ही। आप जब आंसर भी लिखेंगे वो भी उसी तरह ही लिखेंगे। मैं दोनों तरीक़ों से आपको समझा दूंगा। सो 3x + 21 और 3x + 8 3 - 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें 3x + x लेस देन 1 - 21। सो ये क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, -20 बन जाएगा, और x क्या हो जाएगा, -20 डिवाइडिंग बाय 4, यानी कि x की एक जो वैल्यू है वो आ रही है -5। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है।
दरमियान में आप जो और है वो उसी तरह ही बेशक आने दें, ठीक है। और जो दूसरी आपकी इनइक्वालिटी है उसको साथ में सॉल्व करें, 5x माइनस 5 और x माइनस 5 डिवाइडिंग बाई 5। तो दूसरा जो आंसर है वो बन रहा है -1। अब यहाँ पे इनके लिखने के दो तरीके हैं, अगर आपको समझ नहीं आता, ठीक है, तो पहला आप सोल्यूशन लिखेंगे, ये इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स की फॉर्म में। x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन -5। मेरा ख्याल है कि हमने कोई चेंज नहीं किया, वही जो आंसर था उसके साथ मैंने ये टर्म्स लिख दी हैं कि ये जो है ना वो मैथमेटिकल, आपको पता है कि सेट बिल्डर नोटेशन आपकी क्लास 8 में भी है, अब 9th में भी कॉन्सेप्ट है, तो ये मैंने लिख दिया। दरमियान में उसी तरह ही आर लगाएं, और दूसरी जो आंसर है x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो कोई फर्क नहीं है, आंसर में उसी तरह का ही हमने सोल्यूशन सेट लिख दिया। इनइक्वालिटीज में भी जो इक्वालिटी होती थी वहां पे डायरेक्ट सोल्यूशन सेट लिखते थे। अब ये दोनों आर करके इस तरह लिख दिए। अब अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है समझने में कि ये अगर जो है ना वो दो क्यों लिखेंगे, एक ही में क्यों नहीं लिखेंगे, तो आप एक में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? सोल्यूशन सेट लिखें, x वेयर एज x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन -5 है और x जो है वो -1 है, तो वो एक ही के अंदर हमने दोनों जो सॉल्यूशंस हैं उनको राइट डाउन कर दिए। तो जैसे आपको आसानी लगे आपने उस तरीके से इसको लिख देना। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ज़्यादा इसी आर की फॉर्म में, या कुछ क्वेश्चन है जिनमें एंड है, तो एंड करके अगर इधर दरमियान में आ जाता एंड, आप एंड लिखते जाते, एंड पे भी इसी तरह ही लिख देते। अब इनको आल दो मिला के एक करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपके जो गलत होने के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको समझ नहीं आती कि x को कहाँ पे रखना है, वो लेस देन के साइन को आप कई दफ़ा ग्रेटर कर देते हैं, ग्रेटर के साइन को लेस कर देते हैं। तो उस सूरत में फिर बेहतर यही है कि आप गलत लिखने की बजाय सही लिखें, बेशक वो थोड़ा सा लेंथी हो लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए। सो ये था हमारा डिटेल्ड कंपाउंड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ में इक्वेशंस हैं वो एक से ज़्यादा अगर आ जाएं तो उसको कैसे हमने सॉर्ट आउट करना है। सो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब कंपाउंड इनइक्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क क्या आएगा? आर की जगह पे एक तो एंड आ सकता है, दूसरा जो क्वेश्चंस के अंदर हैं वो पॉइंट में वैल्यूज़ आ सकती हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ सकती हैं। आल्दो आपका जो बुक है उसमें फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन आपने कोई एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि आपने 5.1 और 2 में इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, जिसमें हमने फ्रैक्शन वाली जो इक्वेशंस हैं उनको भी सॉल्व किया है, तो आप एक से दो क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस के तौर पे उस तरह कर लें ताकि फ्रैक्शन आपको ख़त्म करना भी आ जाए और आपको सोल्यूशन भी आसानी से आप उसका निकाल सकें। सो ये था डिटेल हमारा कंपाउंड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब इसमें चेंज ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट में हो सकते हैं और स्टेटमेंट से आपने क्वेश्चन को पहले जनरेट करना होगा और फिर उसका जो है सोल्यूशन बनाना होगा, लाइक दैट। जिस तरह अब आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट में क्वेश्चन है कि सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, ठीक है, एक नंबर है जिसमें x की बात हो रही है, वो नंबर x है, सम ऑफ, फिर क्या बात हो रही है, फिर सम की बात हो रही है 5 टाइम्स। अब नंबर क्या है? नंबर x है, 5 टाइम का मतलब क्या है? 5x है, यानी कि एक बंदे की उम्र जो है वो 10 साल है, तो 5 टाइम का क्या मतलब होगा? उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50 साल। अब ये 5 टाइम भी हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है? सम हो रही है। क्या चीज सम हो रही है? 10। ये जो 5x है ना, यहां तक ये जो सिचुएशन है इसके अंदर 10 ऐड हो रहा है, इज लेस देन -35, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने जो सारी टर्म्स होती हैं स्टेटमेंट के अंदर उनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, क्या चीज़ लिखी हुई है और क्या चीज़ एग्जामिनर की डिमांड है। तो आपने उसके लिए क्या करना है? पूरी जो स्टेटमेंट है उसको आपने क्रैक करना है, उसमें कितने वर्ड्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? 5x कर देंगे, लेस देन -35 कर देंगे, ये जो 10 है इसको भूल जाएंगे। लेकिन एंड का क्या मतलब होता है? ये भी है और 10 भी है, तो वो जो 10 है वो भी ऐड हो रहा है, तो एक आपके पास इक्वेशन बन गई। अब उससे आगे क्या चीज़ है? और, तो वही कंपाउंड इनइक्वालिटी की कंडीशन, यहाँ पे हमने और लगा दिया। आगे क्या है कि
और ग्रेटर देन -5, या ये भी हो सकता है कि यही जो चीज है ये ग्रेटर भी हो सकती है, यानी कि 5x + 10 जो है वो ग्रेटर हो सकती है -5 से। ठीक है, या तो ये कंडीशन है या ये कंडीशन। तो अब इसमें क्या था, स्टेटमेंट सिर्फ है, उसके अंदर से आपने इक्वेशन जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है, अब ये रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट, तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को जनरेट कर दिया। अब हम इनका सोल्यूशन बनाएंगे और एंड पे फिर मैं सोल्यूशन जो है वो मे बी आपके लिए छोड़ दूं कि आपने उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो खुद से लिखनी है। सो मूव टू द सोल्यूशन। 5x -35 and -10. So 5x is -45. X less than -45 dividing by 5 और x less than -9. अब r है दरमियान में, r को ऐसे ही रहने दें। 5x is greater than -5 -10 और 5x -15. So x -15 dividing by 5 -3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो आप किस तरह उसको लिखेंगे, पहले वाली को लिखते हैं जिस तरह प्रीवियस मैंने क्वेश्चन में दोनों सूरतों में आपको सोल्यूशन लिखवाया है। x whereas x belong to real number and x less than -9 और x belong to x whereas x belong to real number and x is greater than -3। इस तरह करके लिख दें, एक ही की फॉर्म में लिखते हैं जैसे आपको आसानी से लिख सकें या जो आपको समझ आया हुआ है आपने वो लिखना है। तो ये था हमारा डिटेल्ड पेपर अबाउट 5.3 एंड 5.4। अब आपने अगर इन दो पेपर्स को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है यानी कि ये जो चैप्टर है ये क्लियर हो जाता है। मज़ीद मैं देखता हूँ कि अगर कोई जो फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई क्वेश्चन अगर मैं बना के उसको आपको सॉल्व करना भी सिखा देता हूँ, लाइक 3 - 3x/2 लेस देन सपोज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो जिस तरह 5.1 और 2 में हमने काम किया था कि आप 2 एलसीएम आ रहा है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, एलसीएम आपके पास आ रहा है 2, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। आप जिस तरह इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये पहली जो टर्म होगी ये 6 बन जाएगी, -3x लेस देन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, -3x लेस देन 18 - 6, सो -3x लेस देन इक्वल टू 12। अब -3 है तो -3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इन इक्वालिटी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो ये था फ्रैक्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट हो गया। अब एक अगर कोई चेंज आ सकता है तो वो है मॉड का क्वेश्चन। हम अपनी तरफ से बनाते हैं कि अगर तो मॉड में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, लाइक आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि x + 2 का मॉड -7 इज इक्वल टू सपोज, चले इस तरह कर देते हैं। ठीक है, x + 2 मॉड +7 इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या कहा था, आपने पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 5 - 7 x + 2 का मॉड इज इक्वल टू -2। अब बहुत सारे बच्चे इसको आगे सॉल्व करेंगे, x + 2 आप मॉड रिमूव करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो ये वाली लाइन है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। और ये हमने कहाँ पे देखा था, हमने एमसीक्यूज में भी पहला और जो चौथा हमारा एमसीक्यूज था वहाँ पे हमने डिटेल में इस पे बात भी की है और आपको समझाया भी है कि अगर मॉड के इक्वल नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिटेल के साथ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को, इनइक्वालिटीज़ को, कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ को और स्टेटमेंट की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आप जो असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो बाकी ये जो 2 पेपर हैं 5 चैप्टर के लिए, ये 2 पेपर थे 5.1 और 2 का और 5.3 और 4 का। अगर ये 2 पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं और साथ जो बुक के सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं वो सारे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं तो आपका ये जो चैप्टर होगा ये 100% क्लियर हो जाएगा।
तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वुड बी अबाउट चैप्टर 6। आई होप आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे और साथ ही अपने क्लियर करते जाएंगे, बिकॉज एग्जाम्स आपके ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स में रिवीजन होती है, प्रैक्टिस होती है, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका मेन कंसिडर होगा। और क्योंकि कई दफ़ा कॉन्सेप्ट आपको आता होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वो आप कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - 2ab होता है कि +2ab होता है। सो ये चीज़ जो है वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से एम्बिग्विटीज़ जो हैं या कम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होती हैं। तो प्रैक्टिस रिटर्न में ज़रूर करें ताकि आपको ये सही तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।